नमस्कार, जय श्री राम। हमारे देश में एक बहुत पुरानी कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए, और कुछ इसी तरीके का वाक्य अभी हमारे देश में चल रहा है। जी हाँ, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, आप सबको मैं एक सजेशन देना चाहूँगा। इस वीडियो को देखने से पहले आप अपने पॉलिटिकल ओपिनियंस को साइड रख लेना, क्योंकि आज हम लोग बात देश की करेंगे, हमारे देश को कैसे डिफेम करने का ट्राई किया जा रहा है। तो कल कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक टूल किट लीक हुआ था, लेकिन उस टूल किट में क्या लिखा हुआ है इसको मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये आपने बहुत सारे चैनल्स पे देख लिया होगा, बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी देख लिया होगा। मैं आपको वो बताने वाला हूं जो इसमें नहीं लिखा हुआ है। मैं आपको वो दिखाने वाला हूं जो अभी तक किसी ने नहीं दिखाया होगा। मैं आपको वो बताने वाला हूं जो इस टूल किट के पीछे चल रहा है, इस टूल किट की जो सच्चाई है और इस टूल किट की जो जड़ें हैं वो कहां तक फैली हुई है वो बताऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, आखिर इस टूल किट को बनाया किसने? अगर इस टूल किट के प्रॉपर्टीज को चेक किया जाए तो वहां पे क्लियरली देखा जा सकता है कि इसको सौम्या वर्मा ने बनाया है। सौम्या वर्मा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में पॉलिसी और पॉलिटिकल रिसर्च का काम करती है, जो कि इस टूल किट के नीचे भी लिखा हुआ है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। अब सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आखिर इस टूल किट को बनाया क्यों गया? इस टूल किट के बनाने के पीछे मेनली 3 रीजंस थे। सबसे पहला रीजन, हमारे प्यारे भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी फैलाना, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे। दूसरा, हिंदुओं के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी फैलाना, उनको डिफेम करना। तीसरा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी फैलाना, उनको डिफेम करना और उनको डीथ्रोन करना। तो चलिए इन सभी पॉइंट्स को मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं और साथ ही साथ सारे प्रूफ भी दिखाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट, कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया, और इसमें एक सब पॉइंट भी है, कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट। नवंबर 2020 को चाइना एक स्टेटमेंट जारी करता है और उसमें वो कहता है कि ये जो कोरोना वायरस है वो एक्चुअली में इंडिया से आया है, ना कि चाइना से, वह इंडिया से फैला है। इस स्टेटमेंट में जो चाइना के साइंटिस्ट थे उनका ये कहना था, भले ही कोरोना का जो फर्स्ट केस था वो वुहान में मिला था, लेकिन ये जो कोरोना वायरस था वो एक्चुअली में इंडिया से चाइना आया था, और इंडिया से चाइना यह फिश इंपोर्ट और मीट इंपोर्ट के जरिए आया था। लेकिन चाइना ने ऐसा क्यों कहा और इसके पीछे क्या रीजंस है? हमारा प्यारा भारत देश तेजी से आगे बढ़ रहा था और वर्ल्ड लीडर के रूप में उभर रहा था, और चाइना को इस चीज से जलन हो रही थी। चाइना नहीं चाहता था कि इंडिया कभी भी वर्ल्ड लीडर के रूप में उभरे। चाइना हमेशा से इंडिया के अगेंस्ट रहा है, चाहे आप यूएन की बात कर लो या फिर इंडिया के बॉर्डर पे टेंशंस बढ़ाने की बात कर लो, हर जगह चाइना इंडिया से जलता है, और यही सेम सोच यूएसए का भी है। जी हाँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई भी उससे बड़ा हो पाए, उससे ज्यादा पावरफुल बन पाए, उसके लीडरशिप को चैलेंज कर पाए। तो चाइना की इस स्टेटमेंट को जारी करने के बाद जो बाइडेन इलेक्शंस जीत जाते हैं, और जो बाइडेन के इलेक्शन जीतने के बाद ही जो बाइडेन ये स्टेटमेंट जारी करते हैं कि कोई भी कोरोना वायरस को वुहान वायरस या फिर चाइनीज वायरस नहीं बोलेगा, और इसके ऊपर बैन लगा देते हैं। आगे की चीजों को समझने के लिए आपको टाइम में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। जब इंडिया में फार्मर्स प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, फार्मर्स प्रोटेस्ट जब इंडिया में स्टार्ट हुआ था तो उसमें जॉर्ज सोरस फंडिंग प्रोवाइड कर रहा था। जॉर्ज सोरस के बारे में आप लोगों को अगर नहीं मालूम है तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। जॉर्ज सोरस दुनिया का सबसे एविल इंसान है, सबसे एविल इंसान, और वो इंडिया से हिंदुओं को खत्म करना चाहता है अपने ओपन सोसाइटी नेटवर्क्स के एनजीओस के जाल के जरिए। जॉर्ज सोरस जिस भी कंट्री के ऊपर नजर डालता है, या तो वो उस कंट्री को बर्बाद कर देता है या तो उस कंट्री को अपने कंट्रोल में ले लेता है, और यहाँ पे जॉर्ज सोरस यही करना चाहता था। बिलियंस ऑफ डॉलर्स जॉर्ज सोरस अपने एनजीओस के नेटवर्क पे खर्च करता है, और इंडिया के अंदर भी जॉर्ज सोरस का एक नेटवर्क चलता था, और उसी एनजीओ में पैसे ट्रांसफर करके जॉर्ज सोरस जितने भी एंटी नेशनल गतिविधियां होती है उनको फंडिंग प्रोवाइड करता है। और इसके ऊपर इंडियन इंटेलिजेंस की नजर पड़ गई थी और उस एनजीओ को वॉच लिस्ट में डाल दिया गया था। खैर, अगर मैं जॉर्ज सोरस के बारे में एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैंने फरवरी में ही जॉर्ज सोरस के ऊपर वीडियो बनाया था, उस वीडियो का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग जाके देख लेना, क्योंकि वो जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज सोरस को आपको पहचानना होगा। तो जॉर्ज सोरस ने जो बाइडेन को भी इलेक्शंस को जीतने में मदद किया था, उसे फंडिंग प्रोवाइड किया था। तो फार्मर्स प्रोटेस्ट के कारण ऑलरेडी नरेंद्र मोदी की इमेज बहुत खराब हो चुकी थी, और इंडिया का जो इमेज है वो भी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत खराब हो चुका था, और ये सब कुछ हुआ था इन सभी लोगों के बदौलत। तो उसी टाइम पे ये पूरा प्लान स्टार्ट हुआ था। तो फार्मर्स प्रोटेस्ट के कारण नरेंद्र मोदी का इमेज ऑलरेडी खराब हो चुका था, इंडिया का भी इमेज इंटरनेशनल लेवल पे खराब हो चुका था। जॉर्ज सोरस नरेंद्र मोदी को डिथ्रोन करना चाहता है, यूएसए नहीं चाहता है कि इंडिया कभी ऊपर आए, चाइना नहीं चाहती है कि कभी इंडिया ऊपर आए, और साथ ही साथ चाइना ये भी चाहती थी कि उसके सर पे जो कोरोना वायरस फैलाने का ब्लेम था
वो हट जाए। और उसके बाद चाइना की हेल्प करते हुए जो बाइडेन ये कह देते हैं कि कोई भी कोरोना वायरस को वुहान वायरस या फिर चाइनीज वायरस नहीं बोलेगा। तो ये जो पूरा का पूरा इल्जाम था वो अब चाइना के ऊपर से हट चुका था, अब ये किसी के सर पे डालना था। तो यहाँ पे कॉमन स्केपगोट निकल के आता है इंडिया, हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे तो ऑलरेडी कांग्रेस बैठी हुई थी उनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस भी यही चाहती थी कि किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी को डिथ्रोन किया जाए। और उसी के बाद स्टार्ट होता है यह टूल किट बनाना। और इन सभी टूल किट में आप देख सकते हो ये सारे चीजें मेंशन्ड है, कैसे इंडिया को टारगेट करना है, कैसे नरेंद्र मोदी को टारगेट करना है, कैसे हिंदू को टारगेट करना है, किस तरीके से मुसलमान के इमेज को सुधारना है। तो कांग्रेस ने टूल किट में यह क्लियरली लिखा था कि जब भी कोई म्यूटेंट वायरस आता है तो उसे इंडियन स्ट्रेन का नाम देना है, इंडियन वायरस का नाम देना है। अब चाइना ने ऑलरेडी पूरे दुनिया का डाउट अपने ऊपर से हटा के इंडिया के ऊपर डाल दिया था, और उसके बाद जो बाइडेन ने भी उसको सपोर्ट कर दिया था। और इंडिया में तो ऑलरेडी कांग्रेस बैठी हुई थी इस अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते हुए कि कैसे भी करके मोदी को डिथ्रोन कर दिया जाए। और इसके लिए उन्होंने इंडिया तक को नहीं छोड़ा, हमारे प्यारे भारत को नहीं छोड़ा, उन्होंने हमारे प्यारे भारत के खिलाफ भी कॉन्स्पिरेसी फैलाई। और इस चीज को फैलाने के लिए कांग्रेस ने बड़े बड़े ट्विटर हैंडल्स का सहारा लिया, और साथ ही साथ न्यूज एजेंसीज का भी सहारा लिया, जैसे द प्रिंट, द क्विंट, द न्यूज लॉन्ड्री, और साथ ही साथ एनडीटीवी। जी हाँ, एनडीटीवी भी। कोई भी इंसान आसानी से इस वर्ड को गूगल पे सर्च करके ये पता लगा सकता है कि कौन कौन न्यूज एजेंसीज कांग्रेस के लिए काम करती है और कौन से न्यूज एजेंसीज इस चीज को फैला रहे थे। इनको शर्म भी नहीं आता है, इस हद तक ये लोग गिर सकते हैं। किसी को डिथ्रोन करने के लिए, पॉलिटिक्स करने के लिए इन्होंने हमारे प्यारे भारत को भी नहीं छोड़ा। पॉलिटिक्स करो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन ये लोग इतना नीचे गिर जाएंगे कि हमारे देश के खिलाफ इन्होंने कॉन्स्पिरेसी फैलाया। ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट को इन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमारे देश के इमेज को खराब किया है। और वो भी इन्होंने ऐसे देश को सपोर्ट किया जो बॉर्डर पे हमारे जवानों को धोखाधड़ी से मार देती है, पीछे से वार कर देती है। ये लोग इतना नीचे गिर सकते हैं। टूल किट में लिखा हुआ है कि कोई भी अगर पीएम केयर्स में डोनेशन करना चाहता है तो उसे स्ट्रिक्टली मना किया जाए, कैसे भी करके उन्हें पीएम केयर्स में पैसे देने के लिए मना किया जाए, कैसे भी करके उन्हें पीएम केयर्स फंड में पैसे ना देने के लिए मना लिया जाए। तो यहाँ पे क्लियरली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को डिफेम किया गया। वो बीजेपी के लीडर बाद में है, पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। और जैसे ही ये सभी लोग ये बोलना शुरू करते हैं कि पीएम केयर्स में पैसे मत डोनेट करो, उसी टाइम पे अचानक से एक एनजीओ सामने आता है और वो हर जगह ऐड करता है कि हमें डोनेशन दो, हम इंडिया की हेल्प करेंगे। लेकिन वो जो एनजीओ होता है वो अपने सारे डिटेल्स को छिपा कर रखता है, वो सबको ये बताता ही नहीं है कि आखिर वो काम क्या करती है। वो एनजीओ सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स की हेल्प करने के लिए होता है, उसको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स की हेल्प करने के लिए बनाया गया था। और प्रोबेबली वो जो पैसे होते हैं वो आतंकवादियों के अकाउंट में जाते हैं, और इस चीज को मैंने एक्सपोज किया था। तो जो पैसे हमारे देश में आने चाहिए थे वही पैसे प्रोबेबली उन आतंकवादियों के अकाउंट में चले गए। टूल किट में कुंभ मेला को कोरोना बॉम्ब के जैसा दिखाने के लिए बोला गया था कि ये जो कुंभ मेला है ये हर जगह पे कोरोना फैला रहा है, जबकि असलियत में कुंभ मेला को अटेंड करने के लिए आपको कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, उसके बिना आपको एंट्री ही नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ इन्होंने ये दिखाया कि जो ईद मनाई जा रही थी उसमें सिर्फ भाईचारा बढ़ रहा था, लोगों के बीच में प्यार बढ़ रहा था, उससे कोरोना तो बढ़ ही नहीं रहा था। जबकि आपको भी मालूम होगा कि लास्ट ईयर तबलीगी जमात के लोगों ने कितना कोरोना फैलाया था। जहां भी वो जा रहे थे हर जगह थूक रहे थे, जिससे कि कोरोना के केसेस और भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे थे। और साथ ही साथ जॉर्ज सोरोस भी हिंदुओं को खत्म करना चाहता था, तो यहाँ पे जॉर्ज सोरोस का जो एजेंडा था वो भी कंप्लीट हो गया। इंटरनेशनल लेवल्स पे हिंदुओं को इतना असभ्य दिखाया गया, इतना अनएजुकेटेड दिखाया गया जिसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसा दिखाया गया कि जितने भी हिंदू होते हैं वो गवार होते हैं, उनके कारण कोरोना फैल रहा है, और जो मुस्लिम्स होते हैं वो एकदम अच्छा काम कर रहा है। कांग्रेस बहुत सालों से हिंदुओं को टारगेट करती आ रही है। उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कांग्रेस चाहती थी एक कम्युनल वायलेंस बिल लाना, और उस बिल में जो लिखा हुआ था अगर उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा तो आपके होश उड़ने वाले हैं। उस वायलेंस बिल के अंदर से मैं एक लाइन आपको सिर्फ बताता हूँ। अगर हमारे देश के अंदर कहीं पे भी कोई भी कम्युनल वायलेंस होता है तो वहां पे सबसे पहले हिंदुओं को उठा के जेल में डाला जाएगा, भले वहां पे उनकी गलती हो या फिर ना हो। जब तक कोर्ट ये प्रूव नहीं कर देती है कि वो हिंदू निर्दोष है तब तक उसे जेल में सड़ना पड़ेगा। दिमाग खराब हो गया ना? ये तो सिर्फ एक लाइन था, अगर पूरा बिल आप पढ़ोगे तो आपके पैर के तर से जमीन खिसक जाएंगी। मैंने जॉर्ज सोरोस एक्सपोज वाले वीडियो में ही इस चीज के बारे में एक्सप्लेन किया है, तो आप वहां से देख लेना। लेकिन इसी दौरान कुछ और चीजें भी हुई।
शर्जील उस्मानी का ट्वीट करना, द हिंदू का आर्टिकल पब्लिश करना। जी हाँ, तेजस्वी सूर्या के फोटो में जानबूझकर भगवा कलर को हाईलाइट किया गया था और वहां पे लिखा गया था अनदर वायरस, क्योंकि टूलकिट में ही ये लिखा हुआ था कि किसी भी तरीके से हिंदुओं को डिफेम करना है। इन्होंने देखा कि हर एक चीज प्लान के मुताबिक चल रही है, हर एक चीज टूल किट के मुताबिक चल रही है और अच्छे से काम कर रही है। तो शर्जील उस्मानी ने जोश जोश में आके ट्वीट कर दिया कि जय श्री राम बोलने वाले जितने भी लोग होते हैं सब आतंकवादी होते हैं। उसे लगा कि ये भी ट्रेंड के साथ ट्रेंड हो जाएगा, जैसे बाकी चीजें ट्रेंड कर रही है, जैसे बाकी चीजें टूल किट के हिसाब से फॉलो हो रही है, ये भी फॉलो हो जाएगा और हम लोगों को एक और प्लस पॉइंट मिल जाएगा। क्योंकि आखिरकार ये जो शर्जील उस्मानी है वो है तो न्यूज लॉन्ड्री का ही ना, और न्यूज लॉन्ड्री के बारे में तो मेंशन ही था टूल किट में। तो शर्जील उस्मानी अगली बार से ना इस टाइप का ट्वीट करने से पहले 1000 बार सोच लेना। ये 90 के दशक के हिंदू नहीं है, अब हिंदुओं ने मोर्चा संभाल लिया है। अब ये जो पूरा टूल किट था इसको किस तरीके से इन्होंने पूरे देश में फैलाया, इंटरनेशनल लेवल पे फैलाया, इसके लिए भी मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, बहुत पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ था। अब मैं एक्सपोज करूंगा कि इनका ये जो फ्रेमवर्क है वो कैसे काम करता है। 50 सालों में इन्होंने एक फ्रेमवर्क सेट कर दिया है, एक फ्रेमवर्क बना के इन्होंने रखा है ताकि किसी भी प्रोपेगेंडा को आसानी से ये लोग चुटकी में फैला देते हैं। चुटकियों में ट्विटर पे ये लोग ट्रेंड करा देते हैं और इस फ्रेमवर्क को इन्होंने 5 लेवल में बनाया है। सबसे पहले लेवल में आते हैं पॉलिटिशियंस, फिर दूसरे लेवल में आते हैं जर्नलिस्ट, फिर तीसरे लेवल में आते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। और ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है उनमें 2 कैटेगरी है, एक वो जो वीडियो बनाते हैं जैसे यूट्यूब पे जो वीडियो बनाते हैं, और एक वो लोग जो फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे पेजेस चलाते हैं। फिर चौथे नंबर पे आता है हमारा न्यूज़ मीडिया और फिर 5वें नंबर पे आता है इंटरनेशनल सोशल एक्टिविस्ट। आपको क्या लगता है 50 सालों तक इन्होंने क्या किया होगा? क्या इन्होंने सिर्फ राजनीति खेला? क्या इन्होंने सिर्फ पॉलिटिक्स किया? नहीं, इन्होंने हर एक लेवल पे लोगों को फिट किया हुआ है ताकि आराम से इनका प्रोपेगेंडा स्प्रेड हो, ताकि आराम से यह पूरे देश का माहौल जिस तरफ चाहे उस तरफ शिफ्ट कर दे। तो चलिए देखते हैं कि ये जो इनका फ्रेमवर्क है आखिर ये काम कैसे करता है। सबसे पहले ये जो प्रोपेगेंडा होता है यह एक मीटिंग के जरिए डिसाइड करते हैं। फिर फर्स्ट लेवल में जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, वो लोग इस प्रोपेगेंडा को ट्वीट के जरिए या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लॉन्च करते हैं। फिर काम होता है स्टार्ट सेकेंड लेवल पे। दूसरे लेवल में इनके जो पेड जर्नलिस्ट होते हैं वो काम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि राणा अयूब। ये सभी लोग इस चीज़ को ट्वीट करते हैं और ट्विटर पे और भी ज़्यादा शेयर करते हैं। अब क्योंकि इनका जो फॉलोअर लिस्ट होता है वो बड़ा होता है, लंबा होता है, इसीलिए यह चीज़ आसानी से ट्विटर पे स्प्रेड होने लगता है। अब जैसे ही धीरे धीरे यह जो प्रोपेगेंडा होता है वह ट्विटर पे स्प्रेड होने लगता है, फिर बारी आती है नेक्स्ट लेवल की। नेक्स्ट लेवल में जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो काम पे लग जाते हैं। तो ध्रुव राठी और आकाश बनर्जी जैसे लोग इस चीज़ को ट्विटर पे और भी ज़्यादा फैला देते हैं। उनकी भी अच्छी खासी फॉलोअर्स लिस्ट होती है, तो ये जो प्रोपेगेंडा होता है वो धीरे धीरे और भी बड़ा रूप लेने लगता है। फिर बारी आती है सोशल मीडिया पेजेस की। सबसे खतरनाक जो काम होता है वह ये पेजेस ही करते हैं। ये पेजेस इंटरटेनमेंट के नाम पे चलते हैं, जैसे रजनीकांत वर्सेस CID जोक्स। ये पेजेस तो होते हैं इंटरटेनमेंट के नाम पे, लेकिन ये लोग आपको सॉफ्ट इन्फ्लुएंस करते हैं। ये लोग स्लो पॉइजन का काम करते हैं, सटल वे में धीरे धीरे अपना एजेंडा और अपना प्रोपेगेंडा स्प्रेड करते हैं। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, RVCG ने एक फेक पोस्ट शेयर किया जो कि 3-4 साल पुराना एक वीडियो था, और उसको इन्होंने शेयर करके ये कहा कि हमारे देश की हालत ऐसी हो गई है, जिसके कारण लोगों में अफरा तफरी मच रही थी। अब क्योंकि ये लोग इंटरटेनमेंट पेजेस होते हैं, तो जो लोग इन पेजेस से जुड़े होते हैं मैक्सिमम वो लोग पॉलिटिकली इंक्लाइंड नहीं होते हैं, ना वो पॉलिटिकली इंटरेस्टेड होते हैं। तो उन लोगों को ये लगता है कि जो ये लोग दिखा रहे होंगे वही सच होगा। अब ये तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का पेज है नहीं कि ये लोग बायस्ड एजेंडा दिखाएंगे, तो ये लोग जो दिखा रहे होंगे सही ही दिखा रहे होंगे। और इसी चीज़ में ट्रैप होकर जितने भी लोग उस पेज से जुड़े रहते हैं वो सब इस ट्रैप में फंस जाते हैं। अब ये जो इनोसेंट लोग हैं जिनको पॉलिटिकली कुछ भी आइडिया नहीं है, वो इस चीज़ को समझने के लिए यूट्यूब पे जाते हैं और इस टॉपिक के ऊपर एक्सप्लेनेशन वीडियोस ढूंढते हैं। अब क्योंकि वहाँ पे ध्रुव राठी और आकाश बनर्जी जैसे लोग पहले से मौजूद हैं जिन्होंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, उन वीडियोस को ये लोग देखते हैं और इस ट्रैप में और ज़्यादा फंस जाते हैं और पूरा कन्विंस हो जाते हैं कि ये जो प्रोपेगेंडा है वो पूरा सच है। और इसके बाद काम स्टार्ट होता है नेक्स्ट लेवल पे, जो कि है न्यूज़ मीडिया। NDTV जैसे न्यूज़ मीडिया इस चीज़ को कवर करते हैं और इसको टेलीविज़न पे दिखाते हैं, लोगों से डिबेट करवाते हैं और इस चीज़ को और भी ज़्यादा स्प्रेड करते हैं। अब 40 से 60 साल की जो इंडियन जनरेशन है वो यूट्यूब पे ज़्यादा जल्दी न्यूज़ नहीं देखते हैं, वो मेनली टीवी पे न्यूज़ देखते हैं, तो उन लोगों को भी ये लोग कवर कर लेते हैं।
अब ये जो प्रोपेगेंडा होता है वह बहुत ज़्यादा बड़ा रूप ले चुका होता है, पूरे देश में फैल चुका होता है। अब इस पूरे फ्रेमवर्क का मैं आपको सबसे स्केरी पार्ट बताता हूँ, सबसे डरावना पार्ट। जैसे ही लोग पूरे कन्विंस्ड हो जाते हैं, वो लोग सामने वाली पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर देते हैं, क्वेश्चंस उठाना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद बीच में आती है कोर्ट और सामने वाली पार्टी को कोर्ट में घसीटा जाता है, जहाँ पे ये उन पार्टीज के ऊपर इल्ज़ाम लगा लगा के उनको गलत साबित कर देते हैं। और अगर वो लोग वहाँ पे उनको गलत साबित नहीं कर पाते हैं तो ऑलरेडी हमारे पूरे देश में प्रोपेगेंडा तो स्प्रेड हो ही चुका है, लोगों के बीच में जो गलत फहमी है वो तो बढ़ ही चुकी है। तो फिर इसके बाद ये स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेवल पे काम, जो कि है इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल सोशल एक्टिविस्ट जैसे कि ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना जैसे लोग, उन लोगों की हेल्प लेके ये लोग इस प्रोपेगेंडा को इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड स्प्रेड कर देते हैं। अब क्योंकि इंटरनेशनली जो लोग हैं उनको तो इन सबसे कोई मतलब है नहीं कि इंडिया में क्या हो रहा है, तो उनको जो सबसे पहला खबर मिलेगा वो उसी चीज़ के ऊपर विश्वास करेंगे। तो इस तरीके से ये लोग पूरा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। इसमें फंसता कौन है, इसमें सफ़र कौन करता है? आम आदमी। और साथ ही साथ हमारे देश की जो इज्जत गिरती है वो अलग। इंटरनेशनल लेवल पे हमारे देश की इमेज खराब होती है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि इतना कुछ होने के बाद भी इन लोगों को अरेस्ट नहीं किया जाता है, ना इनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है। मालूम है क्यों? क्योंकि ये 50 साल का फ्रेमवर्क सेट किया गया है, इसके कारण। अगर इनके ऊपर कोई कार्रवाई भी होती है तो यह चुटकियों में छूट जाते हैं, आराम से बाहर आ जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पे जो हमारे देश में दंगे भड़काने का काम कर रहे थे, उसमें एक इंसान था जिसको जेल हुई थी, और वो कैसे छूट गया आपने देखा? चुटकियों में उसको बेल मिल गया और वो अभी बाहर घूम रहा है। तो ये जो 50 सालों में इन्होंने फ्रेमवर्क सेट किया है, इसको बीट करना बहुत बहुत मुश्किल है। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट बच जाता है कि किस तरीके से इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को टारगेट किया, उनके इमेज को खराब किया। और ये जितने भी न्यूज आर्टिकल्स थे इन सब को मैं एक्सपोज करूंगा, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है तो इन सब को मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सपोज करूंगा। द न्यूज लॉन्ड्री, द वायर, द प्रिंट, द क्विंट, इन सब को मैं नेक्स्ट पार्ट में एक्सपोज करूंगा और प्रूफ के साथ करूंगा। जय श्री राम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ऐसे वीडियोस और बनाने के लिए आप मोटिवेट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन पे ऑल सिलेक्ट करना ना भूलें।